अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। हम पहले भी जब इतिहास वगैरह पढ़ाए होंगे आप लोग को, तो वहां पे सबसे पहला चीज हम ये बताए होंगे कि 1757 प्लासी का युद्ध होता है, और इस प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, यहीं से उसके शासन का शुरुआत माना जाता है। मतलब 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, और इस प्लासी के युद्ध में जिस प्रकार से जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको पराजित कर दिया गया, और उसको पराजित करके जो मीर जाफर है हमारा, इस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मतलब ये सारा कुछ जो परिवर्तन हुआ या युद्ध जो लड़ा गया, किसके द्वारा लड़ा गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था, ये गठन किस लिए हुआ था? तो भाई व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना और इस व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन जिस प्रकार से भारत का परिस्थिति निर्मित हुआ, कहीं ना कहीं भाई अंग्रेज के लिए एक बेनिफिट बन गया, अंग्रेज के लिए एक उत्तम अवसर बन गया, और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए जो अंग्रेज है या जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारा, ये भारत का पॉलिटिकल शक्ति भी बन गया। ठीक है ना। अब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो मीर जाफर, तो सिराजुद्दौला के स्थान पर किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। ठीक है ना। 1757 से 1760 तक ये बंगाल का नवाब रहता है। ठीक है ना। अगर हम 1760 के बाद देखें तो मीर जाफर को हटा दिया गया, और मीर जाफर के स्थान पर किसको बनाया गया? मीर कासिम। ये मीर कासिम जो था हमारा, ये 1760 से 1763 बंगाल का नवाब रहता है। इससे पहले अगर हम चल के देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 1764 बक्सर का युद्ध होता है हमारा, और इस बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत के 3 बड़ा शक्ति को पराजित करता है। मुगल बादशाह को, अवध के नवाब को, और बंगाल का जो अपदस्थ नवाब है मीर कासिम, तीनों को। मतलब 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध में मतलब भारत का राजनीतिक शक्ति कौन बन गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये बक्सर का युद्ध इस प्लासी के युद्ध पर मुहर लगा दिया कि भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला अगर कोई होगा, या भारत का भविष्य अगर किसी के पास होगा, तो किसके पास होगा? अंग्रेज के पास। ठीक है ना। इस 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, इस बक्सर के युद्ध के बाद 1765 इलाहाबाद में 2 संधि होता है। एक संधि मुगल बादशाह के साथ, और दूसरा संधि अवध के नवाब के साथ। मुगल बादशाह के साथ जो संधि हुआ, इस संधि के तहत 26 लाख रुपए के बदले जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगह का दीवानी अधिकार मिल गया। कहां कहां का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी अधिकार मिल गया। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि 1765 में इस समय जो बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, इस नजमुद्दौला के साथ एक और संधि होता है, और 53 लाख रुपए के बदले जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारा, ये बंगाल का निजामत अधिकार भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और यहां पे अगर हम कहें तो अवध, तो मुगल बादशाह के साथ जो संधि हुआ हमारा, इस संधि में यह कहा गया कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको मिल जाएगा? कंपनी को। लेकिन दीवानी अधिकार को कंपनी सीधे अपने हाथ में ना लेके यहां पे 2 उप दीवान नियुक्त करता है। बिहार के लिए राजा सिताब राय को, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। और 1765 से लेकर 1772 तक का जो पेज है हमारा, ठीक है ना, इसको हम बंगाल में द्वैत शासन का काल कहते हैं। 1765 से 1772 ये किसका काल है? तो बंगाल में द्वैत शासन का। द्वैत शासन कहने का मतलब होता है कि एक ही समय में एक ही स्थान पर 2 वर्ग शासन करने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे 2 वर्ग शासन करने वाला कौन कौन है? तो एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और दूसरा बंगाल का नवाब है। तो अब अगर हम देखें तो वास्तविक शक्ति जिसके पास है वो कौन है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। और नाम मात्र का शक्ति जिसके पास है वो किसके पास है? बंगाल के नवाब के पास। और यही जो व्यवस्था बंगाल में चला 1765 से 1772 तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैत शासन। इस द्वैत शासन में अगर हम कहें तो खास करके बंगाल को अंग्रेज के द्वारा दिल खोल के लूटा गया। मतलब जितना लूटा जा सकता था उतना लूटा गया। और इसी द्वैत शासन काल में अगर हम कहें तो 1770 बंगाल का भीषण अकाल होता है।
इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत के लिखित इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। यहां पे देखिए, सबसे पहला चीज तो ये कि अगर हम अकाल का बात करें तो अकाल उत्पन्न प्राकृतिक कारण से होता है। अकाल को उत्पन्न होने में मानवीय कारण का योगदान नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये कि अकाल का जो तीव्रता होता है ना, ये तीव्रता मानवीय कारण से निर्धारित होता है। जैसे अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो खास करके 1947 के बाद ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ अकाल नहीं पड़ता है। अकाल तो पहले भी पड़ता था, आजादी से पहले भी पड़ रहा था, और अकाल आजादी के बाद भी पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आजादी के बाद जो अकाल पड़ता है उस अकाल का बहुत ज्यादा असर हम लोगों के ऊपर नहीं होता है। लेकिन जब आजादी के पहले जो अकाल पड़ता था ना, उस अकाल का बड़ा भयानक असर भारत पर होता था, ठीक है। ऐसा इसलिए कि उस समय जो सरकार था विदेशी था, और वो भारतीयों के हित के लिए कोई काम नहीं करना चाहता था। वो जो भी करता था किसके लिए करता था? अपने हित के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में जो अगर हम बंगाल का बात करें तो 1770 का जो अकाल था, इस अकाल का तीव्रता भी बढ़ गया। और तीव्रता बढ़ा किस कारण से? तो मानवीय कारण से। बढ़ा किस कारण से? तो प्राकृतिक कारण से, ठीक है ना। दूसरा चीज अगर हम देखें तो इसी समय अगर हम रियल में बात करें तो एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है। इस एंग्लो मैसूर युद्ध में देखें तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि जो अंग्रेज है हमारा, उस अंग्रेज का जो मैसूर का नवाब था, ठीक है ना, हैदर अली, उस हैदर अली के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और इस युद्ध का अगर हम बात करें, बंगाल का खुला लूट शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश को या ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश प्रजा को यह लगने लगा कि कंपनी जो है हमारा माला माल हो जाएगा। यहाँ पे दो तरह का चीज हुआ। सबसे पहला चीज तो ये कि वो चाहे हमारा भू राजस्व वसूलने का अधिकार हो, ठीक है ना, या फिर चुंगी वगैरह वसूलने का अधिकार हो, मतलब व्यापारिक कर वगैरह, तो सारा अधिकार किसके पास चला गया? कंपनी के पास। मतलब सारा आमदनी जाएगा किसके पास? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ऊपर से अगर हम बात करें तो उसके पास प्रशासन वगैरह का भी कोई दायित्व नहीं है। मतलब प्रशासन वगैरह का जिम्मेवारी किसके पास है? नवाब के पास। यही सबसे बड़ा चीज था द्वैध शासन का विशेषता। और इस तरह से यह माना गया कि भाई जो कंपनी है हमारा, उस कंपनी को भरपूर लाभ प्रारंभ हो जाएगा। और ब्रिटेन में यह अनुमान लगाया गया कि कंपनी का जो सालाना लाभ होगा यह लगभग 40 लाख पाउंड होगा, ठीक है ना। तो अब जब कंपनी एक पॉलिटिकल शक्ति बन गया भारत में, ठीक है ना, या ये कह लीजिए कि भाई एक तरह से मालामाल हो रहा है, मतलब कंपनी भाई एक बड़ा राशि का मालिक बन रहा है, या मतलब आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, और भारत का पॉलिटिकल शक्ति बन रहा है। तो ब्रिटेन में एक मांग ये भी उठना शुरू हुआ कि भाई भारत का जो भूमि है या जो भारत है हमारा, उस भारत को अंग्रेजी सरकार अपने हाथ में ले ले। मतलब भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को कौन कंट्रोल करे? तो ब्रिटेन का सरकार कंट्रोल करे। ये कंपनी के हाथ में न रहे, बल्कि किसके पास चला जाए? ब्रिटिश सरकार के पास। यहीं पे एक दो घटना और घटित होता है। वो घटना क्या था कि सबसे पहला चीज तो हम ये बताए कि इसी समय एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था। और एंग्लो मैसूर युद्ध में अगर हम बात करें तो पहला जो एक दो युद्ध हुआ एंग्लो मैसूर के बीच, ठीक है ना, इस युद्ध में ब्रिटेन का पराजय हुआ। ऊपर से अगर हम बात करें 1770 में जो बंगाल पे भीषण अकाल पड़ा, ठीक है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन जब ब्रिटेन पहुंचना शुरू हुआ तो कंपनी का जो शेयर का भाव था, ये शेयर का भाव डाउन होना शुरू हो गया। एक तो इस समय तक कंपनी युद्ध में लगा हुआ है, उसके पास खर्च बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी का जो शेयर है, शेयर डाउन में जा रहा है, ठीक है ना। अब कंपनी को भारत में जो लाभ हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार एक मांग की कि भाई जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारा, ये ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड सालाना का कर अदा करे। मतलब भाई अब भारत में जितना भी लाभ कमा रहे हैं उस लाभ में से 4 लाख पाउंड सालाना किसको चाहिए? ब्रिटिश सरकार को, ये आपको देना है। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार एक तरह से कंपनी को छूट दे दी कि भारत में आपको जो करना है आप कीजिए। मतलब यही हुआ ना, ये 4 लाख पाउंड सालाना कर लेगी जो ब्रिटिश सरकार था, ये भारत को लूटने का अधिकार किसको दे दिया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऊपर से इसी समय बंगाल का भीषण अकाल पड़ता है, और इसी समय जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है उस युद्ध में अंग्रेज का पराजय होता है। और सारा इंफॉर्मेशन जब इंग्लैंड जाना शुरू हुआ तो इंग्लैंड में कंपनी के शेयर का भाव गिरना शुरू हो गया, ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ा चीज तो ये कि कंपनी का शेयर का भाव गिर रहा है, कंपनी का जितना उम्मीद था आमदनी का उतना आमदनी भी नहीं हुआ। ऊपर से कई युद्ध में कंपनी लगा हुआ है और हर जगह के लिए राजस्व चाहिए, और राजस्व का स्रोत हमारे पास है नहीं। तो ऐसा परिस्थिति में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको 2 मांग करना पड़ा ब्रिटिश सरकार से। पहला मांग तो ये कि सालाना 4 लाख जो अदा करना पड़ रहा है उसको ब्रिटिश सरकार को, इसमें छूट प्रदान करे। और दूसरा मांग ये था कि 10 लाख पाउंड का
एक ऋण दिया जाए। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो ब्रिटिश सरकार के सामने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दो मांग रखा। पहला मांग तो ये कि भाई 4 लाख जो सालाना अदा कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार को, इसमें हमको छूट दिया जाए, मतलब इसमें इसको अदा करने से हमको राहत दिया जाए। और दूसरा चीज 10 लाख पाउंड का हमको अतिरिक्त ऋण दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का स्थिति उत्पन्न हो गया। पहला स्थिति तो ये कि भाई यहाँ पे भारत में जो व्यापार चल रहा था, देखिए अभी तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव क्या है, व्यापार करना, और उस व्यापार से भरपूर लाभ कमा रहा था, ठीक है ना। और जहां तक व्यापार का सवाल रह गया तो व्यापार केवल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर रहा था, बल्कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का जो कर्मचारी था, ये कर्मचारी भी निजी तौर पर व्यापार कर रहा था। मतलब अगर हम कंपनी के कर्मचारी को देखें तो कंपनी का जो भी कर्मचारी भारत में काम कर रहा था, एक बड़ा धनराशि के साथ ब्रिटेन लौटता था। मतलब जब वो ब्रिटेन लौटता था तो ये कह लीजिए वो मालामाल होकर लौटता था, ठीक है ना। ऊपर से कंपनी का स्थिति क्या है कि भाई 4 लाख पाउंड जो अदा करना है ब्रिटिश सरकार को, कंपनी उसमें छूट मांग रही है। कंपनी 10 लाख पाउंड का अतिरिक्त ऋण मांग रही है, और इस समय तक कंपनी के ऊपर जो ऋण है ये 60 लाख पाउंड का हो चुका है। मतलब वो स्पष्ट कि कंपनी कंगाल हो चुकी है, लेकिन कंपनी का जो कर्मचारी है ये कर्मचारी मालामाल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब भाई जिस कंपनी में हम काम करें वो कंपनी कंगाल हो जाए, और कंपनी का जो करिंदा है, कंपनी का जो कर्मचारी है ये मालामाल हो जाए, इस तरह का विसंगति था ये। और इसी विसंगति को जांचने के लिए या इसको परखने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार एक समिति बनाती है जिसको हम लोग पर्वर समिति कहते हैं, पार्लियामेंट का समिति था ये। और इस समिति को यह जिम्मेदारी सौंपा गया कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है, इस पर विचार कीजिए। ऊपर से कंपनी जो 4 लाख पाउंड का जो छूट मांगा है और 10 लाख पाउंड का जो ऋण मांगा है, उसके संबंध में क्या करना है, इसके संबंध में भी इसको विचार करना था, ठीक है। और यहीं से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो स्वायत्तता है, कंपनी का जो स्वतंत्रता है, इसका अंत होता है। और यहीं से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण प्रारंभ होता है। और यहीं पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसको हम लोग 1773 का अधिनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड, मतलब जो एक्ट बना हमारा, उस एक्ट के पीछे का वजह क्या था, मतलब ऐसा कौन सा परिस्थिति आ गया जिस परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक अधिनियम का निर्माण करना पड़ा, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम यहां से आगे बढ़ते बढ़ते देखें तो 1858 तक आके जो कंपनी है हमारा, उस कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का पूरा अधिकार जो है हमारा, ये सीधे सीधे किसके पास चला गया, ब्रिटिश सरकार के पास, ठीक है ना। लेकिन 1773 में जो कंपनी का फर्क उतरने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, यह सिलसिला 1853 तक चलता है, ठीक है ना। और 1858 में सीधे सीधे कंपनी का स्थान पर भारत का शासन किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश सरकार के पास। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1773 का जो अधिनियम बना हमारा, इस अधिनियम का प्रोविजन क्या क्या था। मुगल शासन काल में प्रांत का 2 अधिकारी, एक दीवान और दूसरा फौजदार। फौजदार या निजाम जो कर लीजिए। दीवान का काम क्या, तो कर वसूलने का और दीवानी कानून को लागू करने का। और फौजदार का काम क्या, तो प्रशासन और सेना के देखभाल करने का। मतलब प्रशासन और सेना इसके साथ साथ जो फौजदारी कानून है इसके पास रहेगा, फौजदार के पास, और कर वसूलने का अधिकार किसके पास रहेगा, दीवान के पास। ये दोनों अधिकारी का जो नियुक्ति होता था ये मुगल बादशाह के द्वारा होता था, और दोनों का दोनों अधिकारी मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये कंट्रोल कर रहा है इसको या ये कंट्रोल कर रहा है इसको, मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, मुगल बादशाह करेगा, ठीक है ना। और इसको नियुक्त करने का अधिकार और इसको हटाने का अधिकार किसके पास है, मुगल बादशाह के पास, ठीक है ना। यही दीवान होता है, मतलब कर वगैरह या भू राजस्व हो गया वगैरह जो भी वसूलना है, ये किसका अधिकार है, दीवान, ठीक है ना। हम 1773 के अधिनियम का बात करें तो 1773 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत स्थित प्रशासन में
और ब्रिटेन स्थित प्रशासन में, दोनों जगह परिवर्तन किया गया। मतलब 1773 का जो अधिनियम बना हमारा, उस अधिनियम के तहत कंपनी के संविधान में ब्रिटेन में भी परिवर्तन हुआ और कंपनी के संविधान में भारत में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, मतलब परिवर्तन दोनों जगह पे हुआ, ब्रिटेन में भी और भारत में भी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में ब्रिटेन में भी परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन भारत में भी हुआ। अब ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुआ और भारत में क्या परिवर्तन हुआ? तो अगर हम ब्रिटेन में परिवर्तन का बात करें तो ब्रिटेन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि इस समय तक कंपनी को जो कंट्रोल करने वाला इकाई था हमारा, ये क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर का संख्या निश्चित किया गया, कितना निश्चित किया गया? 24। ठीक है ना। और इसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो गठन का बात कहा गया, ये गठन जो हो रहा था ये 4 साल के लिए हो रहा था। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो नियुक्ति होना था ये कितना साल के लिए होना था? 4 साल के लिए। टोटल मेंबर कितना होना था इसमें? 24। और कहा जाता है कि हर 1/4 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाना था। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका कितना साल की? 2 के 6 रिटायर हो गए। मतलब यहाँ पे देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इसका आकार कितना कर दिया गया? 24। मतलब इसमें डायरेक्टर का संख्या कितना निश्चित हुआ? 24। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो गठन हो रहा है कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। और इसके बारे में यह कहा गया कि इसका हर 1/4 मेंबर, मतलब हर 25% मेंबर प्रत्येक साल रिटायर कर जाएगा, मतलब सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऊपर से अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो मत देने का अधिकार दिया गया केवल उसी को दिया गया जो निर्वाचन से 1 साल पहले कम से कम 1000 पाउंड के शेयर का स्वामी रहा हो। ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में शामिल है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अगर कभी वोटिंग होगा तो मत तभी दे सकता है जब निर्वाचन से कम 1 साल पहले वो 1000 पाउंड का शेयर का स्वामी रहा हो। ठीक है ना। ऊपर से अगर हम चल के देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि कंपनी के राजस्व प्रशासन और जो सैनिक प्रशासन होता है हमारा, उसका सारा का सारा रिपोर्ट, ठीक है ना, ब्रिटेन के वित्त विभाग के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब राजस्व और सैनिक से संबंधित जो भी रिपोर्ट है किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? ब्रिटेन के वित्त विभाग के सामने। तो जब आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि ब्रिटेन के वित्त विभाग के सामने इसको प्रस्तुत करना है आपको, तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि कंपनी का जो स्वायत्ता था, ये स्वायत्ता का समाप्त होना यहीं से हमारा प्रारंभ हो जाता है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि कंपनी का जो स्वतंत्रता था, उस स्वतंत्रता पर धीरे धीरे करके अंकुश लगा दिया गया। मतलब अब कंपनी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रह गया जिस तरह से 1773 के अधिनियम से पहले था। ठीक है। ऊपर से अगर हम बात करें, ये तो जो परिवर्तन हुआ कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। अब भारत में परिवर्तन क्या हुआ? तो भारत में अगर हम कहें तो जो बंगाल का गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। इस समय जो बंगाल का गवर्नर था कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसीलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। और गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक 4 मेंबर का परिषद बना दिया गया, एक काउंसिल बना दिया गया। इस काउंसिल में कितना मेंबर होता था? 4 मेंबर। और इसी के सहयोग से गवर्नर जनरल को, मतलब अपने काउंसिल के सहयोग से गवर्नर जनरल को भारत का प्रशासन चलाना था। मतलब गवर्नर जनरल के सहायता के लिए, सहयोग के लिए कह लीजिए कि परिषद खड़ा कर दिया गया और जो भी निर्णय होना है इसी परिषद के सहयोग से निर्णय होना है। मतलब अब यहाँ भी गवर्नर जनरल उस तरह का इंडिपेंडेंट नहीं रह गया जिस तरह से पहले था कि जो भी निर्णय लेना है हमको व्यक्तिगत तौर पर लेना है। अब आपको जो भी निर्णय करना है ये परिषद के सहयोग से करना है। मतलब अब एक तरह से कह लीजिए कि गवर्नर जनरल के शक्ति पर भी यहाँ पे अंकुश लगा दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे
जो कोरम रखा गया, जिसको घनपूर्ति कहते हैं आप लोग, ये कोरम 3 का रखा गया। मतलब किसी भी मामले के लिए कम से कम 3 मेंबर का सहमति आवश्यक था। ठीक है ना। तो अब अगर हम यहां से आगे बढ़ के देखें तो इसी अधिनियम में यह भी कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन होना था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 छोटा न्यायाधीश से मिलकर होना था। मतलब टोटल न्यायाधीश कितना होना था इसमें? 4 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 छोटा न्यायाधीश। मुख्य, अगर हम मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो सर एलिचा इम्पे कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है। तो अब ऊपर से अगर हम चल के देखें तो इस अधिनियम में प्रोविजन ये भी रखा गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कर्मचारी है वो किसी भी भारतीय से न तो रिश्वत ले सकता है और न उपहार ले सकता है और न वो अपना निजी व्यापार कर सकता है। मतलब जो कंपनी का कर्मचारी था उसके निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, भारतीयों से उसको रिश्वत लेने से मना कर दिया गया, उपहार लेने से मना कर दिया गया। ठीक है। और जहां तक सवाल रह गया कि भाई जो गवर्नर जनरल हो गया हमारा, या जो गवर्नर जनरल के परिषद का मेंबर हो गया हमारा, या फिर ये कह लीजिए कि जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हो गया हमारा, सबका वेतन यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नर जनरल का, तो गवर्नर जनरल का जो वेतन निर्धारित किया गया ये 25,000 पाउंड। जो परिषद के मेंबर का जो पेमेंट होता था ये 10,000 पाउंड रखा गया। ठीक है ना भाई। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका जो वेतन रखा गया 8,000 पाउंड, और जो छोटा न्यायाधीश था हमारा उसका जो पेमेंट तय किया गया 6,000 पाउंड। मतलब जिस जमाने का हम बात कर रहे हैं उस जमाने में दुनिया में सर्वाधिक वेतन पाने वाला ये अधिकारी वर्ग था हमारा। मतलब इतना वेतन दुनिया में किसी और को नहीं मिलता था जितना वेतन इन लोगों को मिल रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में और भारत में दोनों जगह परिवर्तन हुआ, लेकिन जिस परिवर्तन का उम्मीद था ब्रिटिश सरकार को कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका कंट्रोल हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है। भाई उस तरह का कंट्रोल नहीं हो पाया। ठीक है ना। ऊपर से अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के जरिए एक चीज और किया गया कि जो मद्रास और बंबई का प्रेसिडेंसी था हमारा उसको बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम चल के देखें तो उस प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई सरकार जिस प्रकार के नियंत्रण का उम्मीद था उसको। और इस अधिनियम में कुछ दोष वगैरह भी था। ठीक है। जैसे विधि निर्माण के संबंध में या किसी अन्य मामले में उस दोष को दूर करने के लिए 1781 ठीक है संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं।